Hello students, welcome to AS Tutorials, and today we will be studying economics. So in your 12th standard you have two books for the economics. The first one is microeconomics and the other one is Indian economy. So today I am going to start with Indian economy. So our first chapter is Indian economy on the eve of independence. So basically in this chapter we are going to study what was the condition of Indian economy ऑन 15 अगस्त 1947. सो हम ये चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारी कंट्री की कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी ऑन 15 अगस्त 1947, दैट इज़ जब हमें इंडिपेंडेंस मिला. सो वी ऑल नो, हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक हिस्ट्री में बहुत इसके बारे में पढ़ा है दैट इंडिया वॉज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर हम लोग थे एंड वी हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ स्टफ अबाउट इट के व्हेन ब्रिटिशर्स वेर रूलिंग आवर कंट्री, तो उन लोगों ने हमारी कंट्री को हमारी सॉइल को एंड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया था. करेक्ट. वी नो के ब्रिटिशर्स को इंडिया में किसने अट्रैक्ट किया था? इंडिया की सॉइल ने, इंडिया के क्लाइमेट ने अट्रैक्ट किया था एंड दे केम टू इंडिया फॉर ट्रेड. बेसिकली वो लोग क्यों आए थे? ट्रेड के लिए आए थे. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने क्या किया? इंडिया को कैप्चर कर लिया. They started controlling the country, they started governing the country, and for 200 या फिर we can say about more than 200 years के लिए उन्होंने हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया था. फाइनली ऑन 15 अगस्त 1947, लॉन्ग स्ट्रगल के बाद, कंटिन्यू एफर्ट्स के बाद फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिला. एंड जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला सो इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड नहीं थी, अच्छी नहीं थी. वी नो के इंडिया में पार्टीशन भी हुआ था एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. सो बेसिकली ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू जस्ट स्टडी द फैक्ट्स. करेक्ट. हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ फैक्ट्स पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी. यहाँ पे सिर्फ डेटा गिवन रहेगा कि हमारा एग्रीकल्चरल स्टेट कैसा था, हमारी इंडस्ट्रीज़ कैसे चल रही थी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कंडीशन क्या था. ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो आपको यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है, Indian economy on the eve of independence. So in this chapter, what all things we are going to study? We are going to study about colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. मतलब Indian economy को Britishers ने कौन से वे में exploit किया था. Features of Indian economy on the eve of independence. That is, जब हमें independence मिला उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी की, हमारी कंट्री की, हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, हम वो पढ़ेंगे ओवरऑल. देन उसके बाद आप देख सकते हो कि जो 3 पॉइंट्स है, दैट इज़ दी एग्रीकल्चरल सेक्टर, द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द इंटरनेशनल, दैट इज़ फॉरेन ट्रेड. ये सब का क्या कंडीशन था हम पढ़ेंगे कि इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला तो इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर का क्या कंडीशन था. वी ऑल नो कि ब्रिटिश रूल के पहले इंडियन एग्रीकल्चर बहुत फ्लरिश था. सो विल स्टडी कि क्या उनके जाने के बाद भी ऐसा ही था या फिर चेंजेस आए थे. सो चेंजेस वेर नेगेटिव और पॉजिटिव, ये सब हम पढ़ेंगे. देन विल स्टडी अबाउट द इंडस्ट्री. सो वी ऑल नो कि इंडिया में इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी एंड जो इंडस्ट्रीज़ थी वो सब हैंडमेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी. वी डिडंट हैड लार्ज इंडस्ट्रीज़. तो हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद व्हेन दे वेंट उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ की क्या कंडीशन थी. Then we'll study about the foreign trade under the British rule. So we all know कि इंडिया हमेशा से एक मेजर एक्सपोर्टर था. करेक्ट. हमारे जो स्पाइसेस है, हमारे जो फाइन वेराइटी ऑफ क्लोथ्स है, ये सब पूरे वर्ल्ड में फेमस थे. तो विल सी कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये सब हमारा जो फॉरेन ट्रेड था बेसिकली उसका क्या कंडीशन हुआ, वेदर इट फ्लरिश्ड, एक्सपांड हुआ, इंक्रीज हुआ या फिर कम हुआ. देन उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डेमोग्राफिक प्रोफाइल, दैट इज़ एज स्ट्रक्चर एंड जेंडर के बेसिस पर कितने लोग, मतलब व्हाट वाज द व्हाट वी कैन से पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ आवर कंट्री. वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. हम कौन से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पर थे हम वो पढ़ेंगे. देन उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, दैट इज़ 3 ऑक्यूपेशंस है, 3 सेक्टर्स है बेसिकली अगर हम डिवाइड करें तो. Primary, secondary and tertiary. Primary is also called as agricultural, secondary is also called as
मैन्युफैक्चरिंग या फिर वी कैन से इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड टर्शरी इज कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर। तो हम देखेंगे कि बेसिकली ये तीनों सेक्टर्स की क्या कंडीशन थी। एंड लास्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज हमारी कंट्री का रोडवेज, रेलवेज, डैम्स एंड ये सब कितना डेवलप हुआ था। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को कितना और किस लेवल तक एक्सप्लॉयट किया था फॉर देयर बेनिफिट। देन वी विल बी स्टडिंग कि इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या थे, दैट वाज हाउ वाज द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट द एग्रीकल्चरल एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर फॉरेन ट्रेड का क्या कंडीशन हुआ अंडर द ब्रिटिश रूल। देन डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में हम पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड द infrastructure of Indian economy on the eve of independence. So let's start with the topic 1, that is colonial exploitation under the British, colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. So let's start it. Indian economy under the British rule was subjected to colonial exploitation. It implies a targeted exploitation of all the sectors of the economy by the British government. This is how it happened. See, क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को कम्प्लीटली एक्सप्लॉइट किया था। दैट इज उन्होंने कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई थी जिससे इंडियन का बेनिफिट हो, आई थिंक इंडियंस का बेनिफिट हो, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी। दे व्हेनेवर दे मेड अ पॉलिसी, तो उनका मेन एम था कि कोई भी ऐसी पॉलिसी बनानी है उन्हें जिससे सिर्फ और सिर्फ उनका बेनिफिट होता है। आई थिंक अगर उसके साथ हमारा बेनिफिट होता है, दैट इज़ जस्ट लाइक द पार्ट ऑफ इट, लेकिन कभी भी इंडिया के लिए कुछ बेनिफिशियल करना है ये ब्रिटिशर्स का टारगेट नहीं था। उनका टारगेट हमेशा क्या था, उनका एम, उनका गोल हमेशा क्या था, दैट दे वांट टू मेक सच पॉलिसीज जिनकी वजह से उन्हें बेनिफिट मिले। करेक्ट। सो दे स्टार्टेड मेकिंग द पॉलिसीज जिससे इंडिया एक्सप्लॉइट हो रहा था, एंड ये बहुत प्लान्ड वे में किया था। सो लेट्स सी कि कैसे हर एक सेक्टर को ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया। देयर वाज नाइदर ऑफ द सेक्टर विच वाज लेफ्ट अनएक्सप्लॉइटेड। सारे के सारे सेक्टर्स को ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट के लिए एक्सप्लॉइट किया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्रीकल्चरल सेक्टर। कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर वॉज एक्सप्लॉइटेड थ्रू द जमींदारी सिस्टम। हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में ज़मींदारी सिस्टम के बारे में पढ़ा है। सो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, एग्रीकल्चर को कैसे एक्सप्लॉइट किया था, बाय ज़मींदारी। नाउ ज़मींदारी में क्या होता है, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, मतलब एवरी फार्मर के पास से जाकर टैक्स कलेक्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट प्रैक्टिकल ऑल्सो। करेक्ट। ब्रिटिशर्स हर एक फार्मर के पास जाएंगे, एवरी ईयर टैक्स कलेक्ट करेंगे, देन अगर वो टैक्स नहीं पे होगा तो मतलब इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज देयर वर्क। तो उन्होंने क्या किया, अपने वर्क को कट आउट करने के लिए, कट डाउन करने के लिए, व्हाट दे डिड, उन्होंने हर एक विलेज का ज़मींदारी एक पर्सन को दे दिया। नाउ ज़मींदारी का मतलब क्या था, द राइट टू कलेक्ट टैक्स। क्या राइट, व्हाट वाज ज़मींदारी, द राइट टू कलेक्ट टैक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो हम उमरगांव का ही ले लेते हैं, अपने एरिया का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दिस इज़ एन एग्रीकल्चरल विलेज, ठीक है, यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करना है। नाउ ब्रिटिशर्स आर नॉट गोइंग टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम ईच एंड एवरी फार्मर। तो वो क्या करेंगे, यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं, दे विल गिव ऑफर टू देम, और लैंडलॉर्ड्स क्या करेंगे, दे विल बाय द ज़मींदारी। नाउ ज़मींदारी खरीदने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर से टैक्स कलेक्ट करने का राइट खरीदना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उमरगांव का ज़मींदारी वॉज सोल्ड इन 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे वो ज़मींदार ने क्या किया, 1 लाख रुपए ब्रिटिशर्स को दिए। ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि नाउ यू कैन कलेक्ट द टैक्स ऑफ दिस प्लेस। अब वो ज़मींदार क्या करेंगे, हमसे टैक्स, हम मतलब कौन, फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करेंगे। सो ज़मींदारी सिस्टम के थ्रू उन्होंने एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट किया था। नाउ व्हाट दे यूज टू डू, एवरी ईयर ज़मींदारी बढ़ा देते थे। ठीक है, सपोज एक साल 1 लाख में दिया, सेकेंड ईयर 2 लाख में दिया, 3 लाख में, एवरी ईयर दे यूज टू इंक्रीज द ज़मींदारी। नाउ जो लैंडलॉर्ड ज़मींदारी खरीदने के लिए पैसा पे कर रहा है, अब वो क्या करेगा, वो फार्मर्स से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेगा सो दैट उसको भी प्रॉफिट हो। So in order to increase the profit,
इवन जो लैंडलॉर्ड था उसने भी फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया. मतलब नॉट ओनली द ब्रिटिशर्स, इवन द लैंडलॉर्ड्स इन आवर कंट्री एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स. तो पहला एक्सप्लॉइटेशन एग्रीकल्चर का हुआ था, एंड एग्रीकल्चर वाज बेसिकली एक्सप्लॉइटेड थ्रू ज़मींदारी. ज़मींदारी का मतलब क्या होता है? द राइट ऑफ टैक्स कलेक्शन. ब्रिटिशर्स फार्मर्स के पास नहीं आते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, वो क्या करते थे? ऑक्शन करते थे कि ये विलेज का ज़मींदारी का राइट XYZ पर्सन का, जिसने भी ज़्यादा हाईएस्ट बिड किया उसको वो ज़मींदारी का राइट दे देते थे. एंड देन दैट लैंडलॉर्ड, दैट इज़ दैट ज़मींदार, वो फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करता था. एंड क्योंकि उसने ज़मींदारी में ज़्यादा पैसे पे किए तो उसे पैसे रिकवर करने होते थे, एंड टू रिकवर दोज मनी वो फार्मर्स से ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करता था. सो लेट्स सी क्या दिया हुआ है यहाँ पे. Zamindars were declared as the owner of soil. They were to pay a fixed sum to the government by the way of land revenue and were free to exert as much as they wished or as much as they could from the tiller of the soil. ज़मींदारी सिस्टम में क्या किया था? ज़मींदार को सॉइल का ओनर बना दिया था. नाउ ये ज़मींदारी कैसे खरीदनी होती थी? यू जस्ट हैव टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट मतलब कौन? ब्रिटिश को आपको एक फिक्स अमाउंट देना है. वो फिक्स अमाउंट देने के बाद यू बिकम द कंप्लीट ओनर ऑफ द सॉइल, और अब आप जितना चाहे उतना टैक्स फार्मर के पास से कलेक्ट कर सकते हो. गवर्नमेंट, दैट इज ब्रिटिशर्स, आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर. उनका तो एक फिक्स अमाउंट आ गया. नाउ इट इज़ अप टू यू. अगर आपने जितना पे किया है ब्रिटिशर्स को, अगर आप उससे ज़्यादा टैक्स ले पाए तो आपका प्रॉफिट, कम ले पाए तो आपका लॉस. लेकिन यहाँ पे अब ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे. उन्होंने क्या किया? आपको फिक्स्ड अमाउंट लेकर ज़मींदारी दे दी. दैट इज़ यू बिकेम दी ओनर ऑफ दी सॉइल. ठीक है, आपने फिक्स अमाउंट पे कर दिया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप टिलर. टिलर मतलब कौन होता है? जो फील्ड पर काम करता है, दैट इज़ फार्मर. तो आप क्या कर रहे हो? आप फार्मर्स से पैसे कलेक्ट कर रहे हो, टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, और आप जितना चाहो उतना टैक्स कलेक्ट कर सकते हो. देयर वॉज नो वन टू इंटरफेयर. गेटिंग दैट मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा लॉस किसका हो रहा था? फार्मर्स का. बिकॉज देयर वॉज नो वन. ना तो लैंडलॉर्ड्स उनकी सुन रहे थे और ना ही गवर्नमेंट उनकी सुन रही थी. द टिलर ऑफ द सॉइल, द एक्चुअल कल्टिवेटर्स, गॉट bare minimum for survival. They were left with no surplus for investment in the agriculture. अच्छा, अब क्या बोला हुआ है कि बेचारे जो फार्मर्स थे उनके पास कुछ भी नहीं बचता था. दैट इज़ अगर पूरे ईयर के लिए खाने के लिए भी ग्रेन्स बच गए तो बहुत हो गया. उससे ज़्यादा उनके पास कुछ भी नहीं बचता था. अब कुछ एडिशनल है ही नहीं. दे आर नॉट हैविंग एनी सरप्लस. अगर कुछ एडिशनल नहीं है तो दे वर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन द सॉइल फॉर द नेक्स्ट ईयर. गेटिंग फर्टिलाइज करना उसको, ये सब चीज़ें फार्मर्स नहीं कर पाते थे. द ज़मींदार्स ऑन द अदर हैंड spend their revenue income on the luxuries of life. Little or no interest was made for the development of the agriculture. See now, land में दो लोग हैं यहाँ पे. ब्रिटिशर्स तो अपना मनी लेकर हट गए, उनको हटा दो. Now there are two people, that is the owner और टिलर. ठीक है, अब टिलर कुछ नहीं कर पा रहा है. क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं बच रहे. ओके, नाउ ओनर, दैट इज जो ज़मींदार है, ही इज़ ऑल्सो नॉट डूइंग एनीथिंग. अब वो कुछ क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो अपनी लग्जरियस लाइफ में स्पेंड कर रहा है. ठीक, अच्छे से घर में रहना, सिटीज़ आना जाना, ये सब चीज़ें कर रहा है. ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लैंड. अब अगर ये दोनों ही लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके लैंड की क्वालिटी डिग्रेड होती जाएगी एंड हमारा एग्रीकल्चर जो है वो कम हो जाएगा. सो दिस वॉज द फर्स्ट वे या फर्स्ट रीज़न हम कह सकते हैं जिससे हमारा एग्रीकल्चर अफेक्ट हुआ था. क्या था सिस्टम? ज़मींदारी. ओनर और टिलर को अलग अलग कर दिया. गेटिंग, ओनर टिलर अलग हुए तो टिलर के पास पैसे ही नहीं बच रहे टू इन्वेस्ट एंड ओनर इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट. अब दोनों ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न एग्रीकल्चर इम्प्रूव नहीं हो पाया. दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट. ओके, अब सेकेंड क्या दिया हुआ है यहाँ पे? हम ओवरऑल एक्सप्लॉयटेशन पढ़ रहे हैं. तो पहला तो एग्रीकल्चर को कैसे एक्सप्लॉयट किया वो हमने देखा. द सेकेंड इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर. नाउ इंडस्ट्रीज़ को भी ब्रिटिशर्स ने कम्प्लीटली एक्सप्लॉयट किया. सो अगर हम अपना हिस्ट्री देखें तो आर कंट्री वॉज मोर फेमस फॉर द हैंडमेड प्रोडक्ट्स. हमारी कंट्री
हैंडीक्राफ्ट के लिए ज़्यादा फेमस थी, करेक्ट, हैंडमेड क्लोथ्स, हैंडमेड आर्टिकल्स। सो हैंडीक्राफ्ट्स के लिए हमारी कंट्री ज़्यादा फेमस थी, बट व्हाट ब्रिटिशर्स डिड, उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट मार्केट को भी ब्रेक कर दिया था। तो लेट्स सी, प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। किसके लिए ज़्यादा फेमस था? अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए ज़्यादा फेमस था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंजॉयड a worldwide reputation for their variety and quality, but this were destroyed by the British government in two ways. क्या बोला है? इंडियन हैंडीक्राफ्ट पूरे दुनिया में फेमस था, इट वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड। आई थिंक हमारे जो क्लोथ्स होते थे, कॉटन क्लोथ एंड सिल्क क्लोथ, जो हमारे डिज़ाइंस होते थे, हमारे जो आर्टिकल्स होते थे, वुडन के हो या जूट के बने हुए हो, किसी भी चीज़ के हो, मतलब आर हैंडीक्राफ्ट वॉज फेमस इन द होल वर्ल्ड। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उसको डिस्ट्रॉय किया। अब वो कैसे डिस्ट्रॉय किया? दोनों साइड से। लेट्स सी व्हाट वर दोज टू वेज। पहला, फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटीज ऑन द एक्सपोर्ट। क्या किया कि एक्सपोर्ट्स पे टैक्स बढ़ा दिया। गेटिंग, अभी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वी आर एक्सपोर्टिंग टू दी अदर कंट्री। अगर हम मतलब अगर हमारे प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ गया तो ऑब्वियसली क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, इट विल बिकम एक्सपेंसिव। अगर एक्सपेंसिव हुआ तो पीपल विल नॉट बाय एज मच एज दे यूज टू बाय, है ना। जितना अब ऑब्वियसली अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो वो महंगा हो जाए तो ऐसा नहीं है कि यू विल स्टॉप बाइंग इट, लेकिन यू विल रिड्यूस द क्वांटिटी, है ना। जहाँ पर आप 4 यूनिट्स खरीदते थे, अब आप 2 या 3 यूनिट्स ही खरीदोगे। सो बिकॉज उन लोगों ने उनको क्या करना था? दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय आर इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ क्या की? हमारा हैंडीक्राफ्ट जो फेमस था, जो हमारे लिए लाइक व्हाट वी कैन से, हमारे आर्टिस्ट, हमारी कंट्री के जो ये वीवर्स एंड आर्टिस्ट और ये सब जो लोग थे, ये सब वेर वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर कंट्री। गेटिंग, वो लोगों ने हमारी कंट्री के इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाया था। वी बिकेम वर्ल्ड फेमस बिकॉज ऑफ देम। सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ही ब्रेक किया। अगर वो ब्रेक हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लोगों की जॉब चली जाएगी। इफ़ जॉब चली जाएगी तो दे विल बिकम द स्लेव ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये उनका प्लान था। तो वेरी फर्स्टली उन्होंने क्या किया? अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए। टैक्सेस बढ़े तो हमारा जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट था वो महंगा हो गया एंड उसका डिमांड रिड्यूस हो गया। सेकेंड, डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। नाउ हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो आइदर एक्सपोर्ट होते थे या फिर हम खुद यूज़ करते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? पहले तो हमारे एक्सपोर्ट को ख़त्म किया बाय इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट ड्यूटी, एंड देन उन्होंने हमारे डोमेस्टिक यूज़ को भी कम करवा दिया। और वो कैसे? बाय रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी। अब इम्पोर्टेड गुड्स जो थे वो किसके थे? ब्रिटिशर्स के थे। किसके थे? ब्रिटिशर्स के थे। ब्रिटिशर्स अपने गुड्स इंडियन मार्केट में लाकर बेच रहे थे एट अ वेरी चीप रेट। सो अब इंडियन इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गया। नाइदर वी वर एबल टू एक्सपोर्ट नॉर वी वर एबल टू सेल इन आवर ओन कंट्री। जहाँ पर हमें दो मार्केट्स, दो यानी पूरे वर्ल्ड एंड अपनी इंडियन मार्केट, दो जगह के लिए प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते थे, वहाँ पर नाउ हमारे पास ना तो फॉरेन मार्केट बचा था एंड ना ही हमारे पास अपना इंडियन मार्केट बचा था। सो दिस वाज द सेकेंड, कि कैसे उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया। ये आगे सब डिटेल में दिया इसी चैप्टर में। हाँ, विल कंटिन्यू देयर। ओके, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो उन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड को भी ख़त्म किया। जैसे हमने ऊपर वो इंडस्ट्रियल वाला पार्ट पढ़ा, इट इज़ कंटिन्यूएशन टू दैट, कि हाउ दे डिस्ट्रॉयड आवर इंटरनेशनल ट्रेड। इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड वॉज एक्सप्लॉयटेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़। ओके, नाउ ब्रिटिशर्स ने जो टैरिफ पॉलिसीज़ थी, टैरिफ क्या मतलब वो क्या होता है? द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, वो उन्होंने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लगाई। ठीक है, कैसे लगाया? अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जो प्रोडक्ट ब्रिटिशर्स को चाहिए था उसको ड्यूटी फ्री कर दिया, जो बेचना था उसको भी ड्यूटी फ्री कर दिया, जो प्रोडक्ट
हमें चाहिए था उसको उस पर ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए, और जो हमें बेचना था उस पर भी ज़्यादा टैक्स लगा दिए. मतलब इन शॉर्ट व्हाट दे डिड, दे मेड सच टैरिफ पॉलिसीज जिसमें इंडिया का नुकसान हो, इंडियंस का नुकसान हो, एंड ब्रिटिशर्स को बेनिफिट मिले. लेट्स सी कैसे किया था उन्होंने ये. ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन. वी ऑल नो के इंग्लैंड में ऑलरेडी इंडस्ट्रीज आ चुकी थी. नाउ इंडस्ट्रीज है तो मशीन्स है, मशीन्स दैट मीन्स प्रोडक्शन एम्पल क्वांटिटी में होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, और ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करने के लिए वी नीड रॉ मटेरियल. अब इतने रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स के पास नहीं थे, सो व्हाट दे डिसाइडेड टू बाय द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया. नाउ इंडिया से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, मतलब इंडिया क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कर रहा है. गेटिंग. अब उसमें उन्होंने क्या किया, दे नीडेड रॉ मटेरियल, तो उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल्स पे फ्री, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट. दैट मीन्स कोई चार्ज ही नहीं पे करना है, टैक्स ही नहीं पे करना है, सो दैट ब्रिटिशर्स को सस्ते में रॉ मटेरियल्स मिल जाए. ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट वे. दूसरा, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड टू एक्सपांड दैट टू एक्सपांड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड इन द इंडियन मार्केट्स. अब उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री लेकर जा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट भी इंडिया में ड्यूटी फ्री बेच रहे हैं. ठीक है, ड्यूटी फ्री बेच रहे हैं मतलब उनका प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा. सस्ता मिलेगा तो ऑब्वियसली हम क्या खरीदेंगे, उनका प्रोडक्ट. जैसे नाउ डेज वी यूज टू बाय चाइनीज, मतलब चाइना के गुड्स हम खरीदते थे. व्हाट वाज द रीज़न, दे वर चीप. चीप क्यों थे, टैरिफ ड्यूटीज़ कम थी, प्लस उनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम था. सेम चीज़ किसने, और आप देख सकते हो कि इंडियन मार्केट वॉज फ्लडेड विद द चाइनीज़ प्रोडक्ट्स. सो ये सेम कंडीशन कब था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे. दे वांटेड टू कैप्चर द इंडियन मार्केट, इसलिए उन्होंने क्या किया, टैरिफ फ्री इंपोर्ट्स रखा, जिससे सस्ते में इंडियन मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स आ सके, एंड धीरे धीरे करके वो इंडियन मार्केट को भी कैप्चर कर पाए. इट वॉज ओइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी that India became importer of finished goods from Britain and exporter of raw material to Britain. क्या बोला हुआ है यहाँ पे, ये पॉलिसी की वजह से इंडिया की कंडीशन बहुत वर्स्ट हो चुकी थी. पहले वी यूज टू एक्सपोर्ट आर फिनिश्ड गुड्स, बट अब क्या हो गया था, अब हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे एंड फिनिश्ड गुड्स इम्पोर्ट कर रहे थे. Briefly owing to its colonial exploitation, Indian economy became both stagnant as well as backward. अब ये पॉलिसीज़ की वजह से इंडियन इकोनॉमी became stagnant, दैट मीन्स जहाँ पे ग्रोथ ही नहीं था. एंड ग्रोथ तो छोड़ो, इंडियन इकोनॉमी वॉज मूविंग बैकवर्ड. जितना हम लोगों ने अचीव किया था, जो हमारा अच्छा ग्रोथ था, डेवलपमेंट था, वो सब स्टॉप हो गया. एंड स्टॉप के साथ साथ वी आर मूविंग बैकवर्ड, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो पीछे जाती जा रही थी. सो दिस वॉज द वे जिससे ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया था. पहला एग्रीकल्चर, ज़मींदारी के थ्रू, इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकॉज ऑफ हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने, एंड इंटरनेशनल ट्रेड टैरिफ ड्यूटीज़ की वजह से. सो बाय दिस आवर फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीटेड. अब हमारा सेकेंड टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. मतलब इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, उस टाइम पर व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. बहुत वर्स्ट कंडीशन थी. सो देखते हैं व्हाट वर द पॉइंट्स. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी हैड द फॉलोइंग कैरेक्टर्स. पहला, स्टेगनेंट इकोनॉमी. स्टेगनेंट क्या होता है, जहाँ ग्रोथ नहीं हो रहा है. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज completely a stagnant economy. A stagnant economy is one which shows little or no growth in income. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि ऑन दी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जब हमें इंडिपेंडेंस मिला उस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी वॉज कम्प्लीटली अ स्टेगनेंट इकोनॉमी. अच्छा, अब स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या होता है, इट इज़ द टाइप ऑफ इकोनॉमी जहाँ पर आइदर इनकम में ग्रोथ बहुत थोड़ा होता है या तो होता ही नहीं है. वो कंडीशन पर थे हम. Between 1860 to 1945, growth rate per capita income was as low as 0.5% per annum. Between 1925 to 1950, it was 0.1% per annum.
हमारी इंडियन इकोनॉमी 1% से भी नहीं इंक्रीज हो रही थी. करंट ग्रोथ रेट 5 पर है. लाइक कुछ पास्ट फ्यू डेज से, बट अभी इट हैज़ केम डाउन बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. लेकिन बिफोर दैट इट वाज अराउंड कुछ 5% के आसपास था. एंड यहाँ पर यू कैन सी 1860 से लेके 1945 तक, गेटिंग मोर देन 70-75 ईयर्स के आसपास तक द ग्रोथ रेट वॉज लेस देन 0.5%. मतलब 1% का ग्रोथ भी नहीं था. गेटिंग 1% से भी कम, दैट इज 0.5. एंड यहाँ दिया हुआ है फॉर 25 ईयर्स, दैट इज 1925 से 50 तक स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो ग्रोथ रेट सिर्फ 0.1% था. सिर्फ कितना? 0.1%. दिस शोज हाउ वर्स्टली, हाउ एडवर्सली द इंडियन इकोनॉमी वॉज अफेक्टेड बाय द colonial rule. On account of this stagnation, bulk of Indian population lived in poverty. Standard of living of the people remained miserably low. Epidemics and starvation were recurring phenomenon. क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ये स्टेगनेशन पोजीशन की वजह से इंडिया का पॉपुलेशन गरीबी में रह रहा था. इट वाज लिविंग इन पोवर्टी. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा बहुत लो था. एपिडेमिक्स, दैट इज कभी भी बीमारियाँ फैलती थी बिकॉज पीपल देयर इम्यून सिस्टम वॉजंट दैट स्ट्रॉन्ग. इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था. क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं था? बिकॉज वो लोग लाइक दे डिडंट यूज टू गेट द फूड प्रॉपर नहीं था. हेल्थ केयर तो सेकेंडरी आता है, फर्स्ट इज फूड. इवन वी डिडंट हैड फूड. स्टार्वेशन से जो डेथ्स होती थी, भूखमरी जो होती थी, दैट वाज अ रिकरिंग फिनोमिना. मतलब एवरी 2-3 ईयर्स में ये सिचुएशंस बार बार आ रही थी. सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है. सेकेंड पॉइंट आता है हमारा बैकवर्ड इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी वॉज बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. Backward economy is the one which per capita income is very low. In 1947 to 48, per capita income in India was just 230 rupees. ये per capita income थी for a year, सिर्फ 230 rupees पूरे 1947 से 48 तक. So just you can imagine कि इंडिया की कंडीशन कितनी पुअर थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. हमारी पर कैपिटा इनकम 250 रुपये से भी कम है. ओनली 230 रुपीज़ फॉर अ होल ईयर. सो जस्ट इमेजिन कि वो 230 रुपीज़ में हाउ वुड पीपल सर्वाइव. फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ये 5 बेसिक नेसेसिटीज़ है. और 250 रुपये 230 रुपीज़ पूरे ईयर में. सो हाउ कुड दे सर्वाइव? द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर विदाउट सफिशिएंट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. अनएम्प्लॉयमेंट वॉज रैम्पेंट. दैट मीन्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी बहुत हाई था. एंड इवन हमारी कंट्री के अंदर जो पर कैपिटा इनकम था दैट वॉज वेरी लो. दैट इज 230 रुपीज़ हमारा पर कैपिटा इनकम था इन द ईयर 1947 to 48. ये डेटा जो दिया है उससे वी कैन अंडरस्टैंड कि वी कैन इमेजिन कि कितना वर्स्ट कंडीशन रहा होगा इंडिया का एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस. नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस. इट इज़ हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स. हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बहुत पीछे था. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबो. Nearly 72% of the country's working population was engaged in agriculture, but its contribution to GDP was only 50%. That is, population कितना engaged था agriculture में? 72%. हाँ, ऑलमोस्ट अराउंड हम बोल सकते हैं कि 3/4 हमारा पॉपुलेशन जो था वो एग्रीकल्चर में इंगेज था. लेकिन उससे इनकम सिर्फ कितना जनरेट हो रहा था? ओनली 50% ऑफ द GDP. ना GDP का जो टोटल था उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर से कंट्रीब्यूशन कितना आया? 50%. लेकिन हमारा जो पॉपुलेशन था वो ज़्यादा किस में इंगेज था? एग्रीकल्चर में इंगेज था. प्रोडक्टिविटी वॉज एक्सट्रीमली लो. प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन पर हेक्टर ऑफ लैंड. 1 हेक्टर लैंड में कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी. सो हमारा प्रोडक्टिविटी वॉज एक्सट्रीमली लो. Thus, per hectare output of wheat was only 660 kgs
एंड राइस ओनली 710 kgs। हमारा एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी था वो बहुत लो था, पर हेक्टर पे सिर्फ 660 kg वीट एंड 710 kg राइस हम ग्रो कर पा रहे थे। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन वॉज बेयरली इनफ फॉर द सब्सिस्टेंस। In 1947-48 it recorded just to be 572 lakh tons। क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्टिविटी था वो बहुत लो था, इट वॉज एक्सट्रीमली लो। एंड अगर हम देखेंगे तो पर्टिकुलरली 47-48 में द प्रोडक्शन वॉज जस्ट 572 lakh tons फॉर ऑल टाइप ऑफ ग्रेन्स। ओके, ये हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर का बैकवर्डनेस शो किया है। The next is backwardness of industrial sector। We know कि industry, agriculture, foreign trade सब हम बहुत पीछे थे। Let's see agricultural sector का condition क्या था। Here following facts are underlined significance। There was a virtual lack of the basic and heavy industry in the country। हमारी कंट्री के अंदर ब्रिटिशर्स ने दो प्रोडक्शन इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स बनाती है, वो इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप कर दी थी, लेकिन वी डिडंट हैड एनी हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री मतलब जो इंडस्ट्री मशीन्स बनाती है, ऐसी बड़ी इंडस्ट्री हमारे पास नहीं थी। मतलब इफ़ एट ऑल अगर हमें इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है और उसके लिए हमें मशीन्स चाहिए, तो वो मशीन्स के लिए हमें ब्रिटिशर्स पर डिपेंड रहना पड़ेगा। इवन आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस दे वर दैट स्मार्ट कि अगर कल को इंडिपेंडेंस देना भी पड़ा तो इंडियन शुड बी डिपेंडेंट ऑन देम। इसीलिए दे नेवर एनकरेज द सेटअप ऑफ हेवी इंडस्ट्री। इंडिया के पास मशीन इंडस्ट्री नहीं थी। इफ़ इंडिया को कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो उसके मशीन्स के लिए इंडिया को अभी भी इम्पोर्ट्स पर डिपेंड रहना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ मशीन वॉज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। हमारी कंट्री में मशीन्स प्रोड्यूस ही नहीं होती थी। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री वेर ऑलमोस्ट रूइंड। इंडिया में बिफोर द ब्रिटिशर्स एंड व्हेन दे केम ड्यूरिंग दैट पीरियड हमारी कंट्री में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री बहुत फेमस थी एंड बहुत इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज वेल नोन फॉर दिस। मतलब हमारे पास बड़ी इंडस्ट्रीज पहले नहीं थी, हिटिंग हमारे पास बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी, बट हमारे पास छोटी एंड कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज बहुत सारी प्रेजेंट थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड रिक्वायरमेंट द इंडियन इंडस्ट्री वॉज डिपेंडेंट अपॉन द इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। अगर हमें कुछ भी मशीन्स चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, ब्रिटिशर्स पर डिपेंड रहना पड़ता था। सो ये हमने अब तक कितने पॉइंट्स कंप्लीट किए इंडियन इकोनॉमी के। इट वॉज द स्टेगनेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर भी बैकवर्ड था, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी। देन आता है रैम्पेंट पॉवर्टी, बल्क ऑफ population was very poor. People were not getting 2 square meals a day. They lacked shelter and clothing. All they was owing to widespread unemployment and massive illiteracy. Rampant poverty में क्या दिया हुआ है कि bulk of population poor था हमारा, 2 टाइम का खाना भी उनके पास अवेलेबल नहीं था, शेल्टर एंड क्लोथिंग तो सेकेंडरी हो गया था। मतलब इफ़ यू हैड 2 स्क्वायर मील, आपके पास कपड़ा है, यू हैव अ प्लेस टू लिव, तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा कंसिडर किया जाता था। दिस वॉज द कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड बिकॉज ऑफ दिस हैपेंड बिकॉज हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट था इसलिए पोवर्टी थी। अगर लोग कमाते तो दे वुड हैव नॉट बीन पुअर, और पुअर नहीं होते तो शायद फूड एंड सब कुछ उनको मिल जाता। सो ये पोवर्टी किस वजह से थी, बिकॉज दे डिडंट हैड जॉब्स, काम नहीं था उनके पास, एंड इलिटरेसी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा थी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, सो हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ इतना खास नहीं था। हमारा रोड, रेल, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ये सब बहुत कम था। Infrastructural development including means of communication and transportation, generation of power or energy was extremely low. In 1948, power generation capacity was merely 2100 megavolt. Length of railway lines were just 53,596 kilometer. Pakka roads had a coverage of only 155,000 kilometers.
क्या बोला है, हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ऑल्सो नॉट दैट गुड. हमारी कंट्री में बी इट कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन होने दो, एनर्जी होने दो, हम सब में बहुत बैकवर्ड थे. अगर हम बात करें 1948 की, तो हमारा पावर जनरेशन वॉज जस्ट 2100 मेगावाट. हमारे रेलवेज का लेंथ कितना था, सिर्फ 53,596 किलोमीटर. एंड ये भी खाली मेन एरियाज़ को कनेक्ट कर रहा था. गेटिंग, जो कंट्री के जो विलेजेस है उन सबको कनेक्ट करने के लिए वी डिडंट हैड एनीथिंग. पक्का रोड सिर्फ 155,000 किलोमीटर्स था पक्का रोड. वी डिडंट हैड एनी सुपर हाईवेज एंड ये सब चीज़ें उस टाइम पर हमारे पास में नहीं थी. सो दिस शोज दी कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री. देन नेक्स्ट आता है हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट. हमारी कंट्री को बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंड रहना पड़ता था ऑन इम्पोर्ट्स. वी डिडंट हैड एनीथिंग, तो हमें इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था. द कंट्री हैड टू डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स फॉर मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के लिए मशीन हो या टूल्स हो या कुछ भी हो, उन सब के लिए हमें डिपेंड रहना पड़ता था ऑन डिफरेंट कंट्रीज. Armed forces of the country were also dependent heavily on the foreign imports for the most of defense equipments. Even हमारी कंट्री में हमारे पास we didn't had proper defense equipments, मतलब कुछ भी होने दो, proper equipments हमारे पास नहीं थे. इन सब equipments के लिए, defense equipments के लिए भी हमें foreign country पर depend रहना पड़ता था. Besides several consumer goods, मतलब मशीन, डिफेंस इक्विपमेंट अंडरस्टूड है, लेकिन जो कंज्यूमर गुड्स है, इवन वो कंज्यूमर गुड्स के लिए भी वी हैड टू डिपेंड ऑन दी अदर कंट्रीज. बिसाइड सेवरल कंज्यूमर गुड्स लाइक सीविंग मशीन, मेडिसिन, केरोसिन, ऑयल, बाइसाइकिल्स, ये सब भी हमें अब्रॉड से इंपोर्ट करनी पड़ती थी. सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी. ना तो हमारे पास अपने खुद के प्रॉपर कंज्यूमर गुड्स थे, मेजॉरिटी ऑफ गुड्स के लिए हमें डिपेंड रहना पड़ता था. ना ही हम फूड में सेल्फ सफिशिएंट थे. ऐसा भी नहीं था कि हमारे पास फूड बहुत क्वांटिटी में था, हमारे लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा था. देन उसके बाद हमारे पास हमारा डिफेंस सिक्योर्ड नहीं था. राइट, अभी एक कंट्री छोड़कर गई, अभी हमारा पार्टीशन हुआ, कभी भी कोई भी अटैक करेगा तो इवन वी डिडंट हैड इक्विपमेंट्स टू फाइट अगेंस्ट देम. करेक्ट, अपनी कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए, फाइट करने के लिए भी हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, वो भी हमें किसी और कंट्री से लेने पड़ रहे थे. सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ द कंट्री. लिमिटेड अर्बनाइजेशन. सो हमारी कंट्री में ज़्यादा सिटीज़ भी नहीं थी, अर्बन एरियाज़ भी नहीं था ना. सिटीज़ क्या होती है बेसिकली, अर्बन एरियाज़ क्या होते हैं बेसिकली, जहाँ पर वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, स्कूल, दैट इज़ एजुकेशन, हेल्थ, सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास होती है. दैट इज़ एन अर्बन एरिया. सो इवन अर्बन एरिया लिमिटेड था हमारी कंट्री में. At the time of independence, bulk of the population of India lived in villages. In 1948, only 14% of the population lived in urban area, while 86% lived in the rural area. Rural population lacked opportunities outside agriculture. This compounded their poverty. अगर हम बात करें 1948 की, तो खाली कंट्री का 14% population used to live in the city. 86% पॉपुलेशन 1948 में कहाँ पर था, विलेज में. दिस शोज़ कि हमारी कंट्री में सिटीज़ ज़्यादा प्रेजेंट नहीं थी. नेक्स्टली, अब जब आप रूरल एरिया में रहते हो, दैट इज़ व्हेन यू आर लिविंग इन अ विलेज, तो विलेज में क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है. मतलब कोई भी फील्ड में आप देखो, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हर जगह पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड होती है. सिटी में यू गेट मेनी अपॉर्चुनिटीज़, बट रूरल एरिया में अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड होती है. एंड दिस वाज द वन मोर रीज़न जिसकी वजह से विलेज एरिया पुअर है. विलेज एरिया के अंदर आपके पास जॉब के लिए या वर्क के लिए एक ही मेजर सेक्टर होता है, दैट इज़ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर वी ऑल नो के कम्प्लीटली जो है वो नेचर पर डिपेंड करता है ना. बारिश ज़्यादा हुई, कम हुई, उससे एग्रीकल्चर पर इफेक्ट पड़ सकता है. सो आपको एक और सिक्योर जॉब चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सको, लेकिन विलेज में आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है. एंड ड्यू टू दैट रीज़न पॉवर्टी विलेज में हमको ज़्यादा देखने को मिलती है. देन आता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी.
ओके, सो वी ऑल नो कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो नाइदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और ना ही सोशलिस्ट इकोनॉमी है. इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. करेक्ट. देखते हैं. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, Indian economy was neither wholly feudal nor capitalist economy. It was a mixed or semi-feudal economy. Feudal मतलब क्या होता है? Which is complete मतलब like the decisions are taken by the government. That is socialist बोल सकते हैं हम. So Indian economy ना ही तो completely socialist economy थी और ना ही completely capitalist economy थी. Indian economy क्या थी? It was a mixed type of economy. Such an economy had a mixture of feudalistic and capitalistic modes of production. Feudalistic mode of production leads to low productivity. Low productivity leads to backwardness. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि इंडियन इकोनॉमी में दोनों मोड्स थे. दैट इज सोशलिस्ट भी, फ्यूडलिस्टिक भी एंड कैपिटलिस्ट भी. अब क्या हो रहा था, जो सोशलिस्ट मोड था, फ्यूडलिस्टिक मोड जो था, उसकी वजह से प्रोडक्शन कम होता था. एंड प्रोडक्शन कम होता था. ड्यू टू दैट रीज़न इंडियन इकोनॉमी रिमेन्ड अ बैकवर्ड इकोनॉमी. क्लियर. ओके. कॉलोनियल इकोनॉमी. Colonial economy. Indian economy was the colony of the British government. It implied exploitation of the Indian economy for the benefit of the British economy. Following observation highlights how Indian economy suffered at the hand of British rulers. क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि इंडिया जो था, इंडियन इकोनॉमी वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश. मतलब ब्रिटिशर्स ने हमें रूल किया हुआ था, रूल कर रहे थे. दे कैप्चर्ड अस एंड उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को कम्प्लीटली एक्सप्लॉइट किया था. करेक्ट. अब ये एक्सप्लॉइटेशन जो था वो कैसे था कि दे मेड द पॉलिसी विच बेनिफिटेड देम बट हमारे लिए एक टाइप का लॉस था. लेट्स सी क्या क्या उन्होंने किया था. ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्ब्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग हेवी टैक्सेस. दिस फोर्स्ड इंडियन टू बाय द ब्रिटिश गुड. अब उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बंद करवाया. ठीक है. कैसे बंद करवाया कि जो इंडिया में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे थे उस पर टैक्स ज़्यादा भरना है. टैक्स भरना है तो प्रोडक्ट महंगा हो गया. प्रोडक्ट महंगा हो गया तो पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय द महंगा प्रोडक्ट, है ना. वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे इफ़ दे हैव द चीपर प्रोडक्ट, ना. अगर आपके पास सेम टाइप का प्रोडक्ट है, एक महंगा एक सस्ता है, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बाय द चीप वन. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया. प्रोडक्ट महंगा हो गया. प्रोडक्ट महंगा हो गया तो इंडियंस वेर बाइंग द ब्रिटिश गुड. तो इंडियन इकोनॉमी डाउन हो गई. इंडियन इकोनॉमी वॉज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री. एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटीरियल वॉज ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री. थस नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया वेर डिप्लीटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री. क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स ने किस लिए यूज़ किया था, रॉ मटीरियल के लिए. करेक्ट. रॉ मटेरियल्स ब्रिटिशर्स यहाँ से लेकर जाते थे. सो धीरे धीरे करके इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स थे, दैट इज़ जो नेचुरल रिसोर्सेज थे हमारे पास, वो नेचुरल रिसोर्सेज भी डिप्लीट हो गए. एट्रोसिटीज़ वेर कमिटेड ऑन द इंडियन आर्टिशियंस सो एज टू फोर्स देम टू क्लोज देयर कॉटेज इंडस्ट्री. दिस लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट. धीरे धीरे करके उन्होंने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को भी बंद करवा दिया, है ना. उनको फोर्स किया कि दे हैव टू क्लोज देयर इंडस्ट्री एंड बाय दैट वे हमारा जो फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया. सो अब तक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, दैट लेट्स गो थ्रू इट वंस. हमने पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने कंट्री को एक्सप्लॉइट किया. सो फर्स्ट वॉज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर बाय यूजिंग ज़मींदारी. फिर हमने पढ़ा कि कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, दैट इज़ इंडस्ट्रीज़ को भी उन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड हमारे फॉरेन ट्रेड को भी. देन वी स्टडीड अबाउट द फीचर्स. इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे, व्हाट वर द कंडीशंस या कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो इट वाज स्टेगनेंट, ग्रोथ नहीं हो रहा था, इनकम बहुत कम था, दैट इज़ बैकवर्ड था. एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो बैकवर्ड. इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस भी थी. हमने देखा कि हमारे पास मशीन्स नहीं थी प्रोडक्शन के लिए. वी हैव टू डिपेंड ऑन दी फॉरेन कंट्रीज़ फॉर द मशीन्स. वी हैड लार्ज स्केल पोवर्टी इन आवर कंट्री. इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर था. इम्पोर्ट्स के लिए हमें फॉर बेसिक प्रोडक्ट्स ऑल्सो हम इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंट थे.
सिटीज़ ज़्यादा फॉर्म नहीं हुई थी हमारी कंट्री में, ओनली 14% ऑफ द पॉपुलेशन यूज टू लिव इन सिटी, बाकी 86% पॉपुलेशन अभी भी विलेज में था। देन उसके बाद सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, बिकॉज कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं था, सो हम बैकवर्ड तरीके यूज़ करते थे प्रोडक्शन के लिए, एंड ड्यू टू दैट रीज़न प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत लो थी। एंड कॉलोनियल इकोनॉमी, तो ब्रिटिशर्स ने वो सब पॉलिसीज़ बनाई जिन पॉलिसीज़ से इंडियन इकोनॉमी को लॉसेस सफ़र करने पड़े।